Okay, good evening to all. This is our lecture number 4. तो lecture number 4 हम start कर रहे हैं in this course soil mechanics and foundation engineering. तो अभी तक till now हमने discuss किया some basic properties, index properties and some basics of soil mechanics. Okay, now let's come to the new topic, that is particle size distribution. This is also a kind of index properties. It is very important to classify the soil, which type of soil this is. So to know that, we need to classify, we need to do the particle size distribution, right? So ये particle size distribution में हम दो तरीके से करते हैं basically. The first way is sieve analysis and the second way to do this is sedimentation analysis. ठीक है, तो जो कोर्स पार्टिकल हैं, जो क्या कौन से पार्टिकल हैं कोर्स, उनके लिए हम क्या करते हैं सीव एनालिसिस, और जो बहुत ही पतले पार्टिकल हैं फाइन, जो फाइन पार्टिकल है उनके लिए हम करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस. बट फाइन मीन्स कितने फाइन, तो इट हैज़ लिमिट अप टू 75 माइक्रॉन से छोटे. 75 माइक्रॉन सीव साइज से जो पार्टिकल पास कर जाएंगे, ओके, इट मीन्स उससे वो छोटे हैं, जो पार्टिकल उससे पास कर जाएंगे उन पार्टिकल के लिए हम करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस, और इससे बड़े पार्टिकल के लिए हम करते हैं सीव एनालिसिस. ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग साइज की जो है सीव अवेलेबल होती हैं, तो उसके द्वारा हम इसे करते हैं. ठीक है, थोड़ा बहुत रीड कर लेते हैं. द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल present in the given dry sample of soil and it is determined by particle size analysis or mechanical analysis which is carried out in 2 stages. ठीक है, तो जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं सॉइल के अंदर वो दो तरीके से आप एनालिसिस करते हैं. ठीक है, या तो आप सीव एनालिसिस करेंगे या आप जो है सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं. ठीक है, तो सीव एनालिसिस में देखते हैं, इट इज कैरिड आउट फॉर कोर्स ग्रेन पार्टिकल. जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है for coarse grain particles, where sedimentation analysis carried out for fine grain particles. However, each and every size of the particle is present in given sample of soil. तो एक सैंपल ऑफ सॉइल में आपके पास हर तरह के साइज के पार्टिकल हो सकते हैं. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सैंपल आपको सॉइल का दिया और आप बोलोगे कि मैं इसमें सिर्फ सीव एनालिसिस करूंगा, मैं इसमें सेडिमेंटेशन एनालिसिस करूंगा ही नहीं. बट ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, बिकॉज उसमें छोटे पार्टिकल्स भी हैं और बड़े पार्टिकल्स भी हैं. तो बड़े के लिए आप सीव कर लोगे, छोटे के लिए आपको सेडिमेंटेशन एनालिसिस करना ही पड़ेगा. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट पॉइंट, इन रियल टर्म्स सीव एनालिसिस इज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन. इन रियल टर्म्स सीव एनालिसिस इज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन. ब्रैकेट में लिखा सेडिमेंटेशन एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, डेंसिटी एज वेल एज रेजिस्टिविटी. सीव एनालिसिस मतलब छन्नियाँ जो हैं, जो हमारी एक के ऊपर ऐसे सीव लगाते हैं, एक के ऊपर एक सीव, देन छोटी सीव, उससे छोटी सीव, उससे छोटी सीव, इस तरह से. ठीक है, इसके नीचे एक मैकेनिकल मिक्सर लगा होता है. ठीक है, उससे मशीन को स्टार्ट करते हैं, 10 मिनट तक इसे शेक करते हैं, हिलाते हैं, और हम इसे इस तरह से पार्टिकल वो छान लेते हैं. ठीक है ना, सीविंग कर लेते हैं. बट दूसरा जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है ये पानी में होता है. दूसरा जो एनालिसिस है सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ये वाटर में होता है. तो टेम्परेचर क्या है उसमें, जो है जिस वाटर में आप कर रहे हो उस एक्चुअली में कितना प्योर है, इम्प्योर है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी विस्कोसिटी क्या है ना, उन टेम्परेचर पर ये उन फैक्टर पर ये काफ़ी डिपेंड करता है आपका सेडिमेंटेशन एनालिसिस. इसमें कहना चाह रहे हैं कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस में एरर आने के चांसेस ज़्यादा हैं. ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, सेडिमेंटेशन एनालिसिस में एरर आने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू सीव. तो सीव को ज़्यादा अच्छा माना जाता है. ठीक है ना, सीव देखते हैं अलग से. It is done for the soil fraction which are retained over 0.075 mm. Okay, और this ये डेटा, ये जो ये वैल्यू है ये कितनी है, ये itself is 75 माइक्रोन. या तो 75 माइक्रोन बोल लीजिए या फिर इसे 0.075 mm बोल लीजिए. ठीक है, एज पर IS 4601962. ठीक है, सीव आर डेजिग्नेटेड बाय द साइज ऑफ देयर अपर्चर इन mm. तो जो उनका अपर्चर है mm में, उससे उसका साइज बताया जाता है. किस आईएस कोड में, इस आईएस कोड में. इन सीव एनालिसिस डिफरेंट सीव्स आर अरेंज ओवर ईच अदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, ये मैंने बताई दिया आपको.
Suitable amount of oven dry sample is to be tested. Place over the topmost sieve and sieving is done at least for 10 to 15 मिनट। तो ये सैंपल को रखा जाता है, सैंपल गीला नहीं होना चाहिए, सूखा सैंपल होना चाहिए, ड्राई सैंपल होना चाहिए, और 10 मिनट से 15 मिनट, 10 मिनट भी काफ़ी होता है उसको, या तो उसे मैनुअली लाना पड़ता है हाथ से, या फिर उसे आप सीव शेकर, एक क्या होता है सीव का शेकर होता है, उस तरह से वो हिलता है, मशीन होती है उसके ऊपर आप सीव रखते जाते हो और वो इस तरह से ये वाइब्रेट करता है, हिलता है, और आपको आपकी सीविंग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सीव से छन्नी से छानने के बाद अलग अलग सीव पर अलग अलग पार्टिकल जो है आपके इकट्ठे हो जाएंगे। मान लो इस सीव पे आपके कुछ पार्टिकल इकट्ठे हुए है ना, इस सीव पे कुछ, इस सीव पे कुछ, इस सीव पे कुछ, इस सीव पे कुछ, मतलब टोटल आपका मान लीजिए आपने 1 किलो सॉइल ली थी, तो 1 किलो सॉइल में से आपके कुछ ग्राम यहाँ अटक गए, कुछ ग्राम यहाँ अटक गए, कुछ ग्राम यहाँ, तो अलग अलग सीव पर डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में डिफरेंट डिफरेंट वेट में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, परसेंटेज फाइनर कि कितने परसेंटेज अगर फाइनर है पार्टिकल, आप कैसे पता लगाएंगे, 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन ओवर द पर्टिकुलर सीव। ठीक है ना, मैंने कहा मान लीजिए एक सीव है, दूसरी सीव है, तीसरी सीव है, 4 सीव है, जैसे ये 4 सीव आपके पास है, ज़्यादा नहीं लेते, 1 2 3 4। इस सीव में, इस थर्ड सीव में परसेंटेज फाइनर हमें निकालना है ना, तो आप निकालेंगे पहले परसेंटेज रिटेन्ड, इस पर कितना रिटेन करा, इस पर कितना रिटेन करा, है ना, इस पे रिटेन करा वो निकालेंगे, इस पे रिटेन करा वो निकालेंगे, फिर कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन, कम्युलेटिव मतलब ऐड करना है, तो इन सबको ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपने जैसे मान लीजिए इस पे 20% रुके, इस पे मान लीजिए 30% रुके, तो आपने ऐड कर दिया, 20 + 30 आपका 50 आ गया, है ना, तो 50 इज कम्युलेटिव रिटेन ऑन दिस सी। अब इसको 100 में से माइनस करना है, तो 100 में से 50 को माइनस करना है, तो इतना गया 50 आ गया, यानी 50% पार्टिकल क्या है, फाइनर है। इस सीव से कितने परसेंट पार्टिकल फाइनर है, 50%, 50% इसके नीचे आ गए, 50% इस सीव से ऊपर आ गए, है ना। इस तरह से आप जो है कैलकुलेशन करते हो, आगे भी इसको देख लेंगे। सीव 2 तरह की होती हैं, पहली है कोर्स और दूसरी है फाइन। कोर्स सीव आपको यहाँ दी हुई है, कोर्स सीविंग के साइजेस आपको दिए हुए हैं 80, 40, 20, 10 एंड 4.75, ये mm में है सारे, दीज आर इन mm। वेट रिटेन इन ग्राम, ओके, दिस वेट रिटेन तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एग्जांपल लिया समझाने के लिए आपको, देखिए लेट सैंपल ऑफ सॉइल ड्राई इज 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो, 1 किलो सैंपल में मान लीजिए 80 जो mm की सीव है उस पर 150 ग्राम सैंपल अटक गया, 40 mm की सीव उस पर 200 ग्राम सैंपल अटक गया, एग्जाम्पल इन्होंने लिया है समझाने के लिए। परसेंटेज वेट रिटेन निकाल दिया है ना, कैसे निकाला, ये 150 को डिवाइड कर दिया, सॉरी 150 बाई 1000, इतना परसेंट यहाँ पे, इतना परसेंट यहाँ पे, इतना परसेंट, टोटली 100% ही होगा। ठीक है, कैम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन है ना, तो ये 15 हो गया, फिर इसमें 20 में से 15 ऐड कर दिया, 35 हो गया, 35 में से 5 ऐड कर दिया, 40 हो गया, इस तरह से ऐड करते गए और आपको कैम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन मिल गया। परसेंटेज फाइनर, तो 100 में से हर लाइन को माइनस कर दो, 100 - 15 85, 100 - 35 65, तो ये परसेंटेज फाइनर मिल गया आपको, किसके लिए, हर सी साइज के लिए। तो इस तरह से आपको बेसिकली आपको कोर्स सीविंग करनी है। ठीक है, कोर्स सीविंग क्या होती है, जो 4.75 mm से बड़े पार्टिकल हैं, ऐसे पार्टिकल जो 4.75, कितना, 4.75 mm की सीव पर रिटेन कर जाएं, वो होते हैं कोर्स पार्टिकल, और जो इससे नीचे चले जाएं वो होते हैं फाइन पार्टिकल। इस तरह से इसको कोर्स और फाइन में विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगला है फाइन सीविंग। तो फाइन सीविंग मैंने बता दिया आपको, 4.75 से बड़े क्या हो गए कोर्स में, 4.75 से नीचे कौन से आ गए, फाइन में। फाइन सीविंग इज डन फॉर द सॉइल फ्रैक्शन पासिंग थ्रू 4.75 mm, जो उससे पास कर जाए, यानी इससे जो छोटे हों। ठीक है, एंड रिटेन ओवर दी 0.075 mm, तो जो 4.75 से तो छोटे हों और 0.075 mm से बड़े हों, ऐसे पार्टिकल क्या कहते हैं, इस बीच के पार्टिकल क्या कहते हैं, फाइन पार्टिकल। इसके लिए भी अलग अलग तरह की छन्नियाँ हैं, अलग अलग तरह की सीव हैं, अलग अलग तरह के साइज की, 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रॉन, 425 माइक्रॉन, 300 माइक्रॉन, 212 माइक्रॉन, 150 माइक्रॉन, 75 माइक्रॉन। ये अलग अलग तरह की इंडियन स्टैंडर्ड सीव है आपके पास, जिनकी मदद से आप क्या करते हो, फिर आगे सीव एनालिसिस को कैरी करते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइन सीविंग भी कर लेंगे। It is generally recommend to wash the sample fraction passed through 4.75 mm sieve retained over the 0.075 mm sieve in order to dislodge, remove any clay or silt particle present over the sand particle. IS 2720, 2 gram of sodium hexa metaphosphate is added
इन 1 लीटर ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग। ये कहना चाह रहे हैं जो आपने छन्नियाँ लगाई, कई सारी लगाई मान लीजिए, तो सबसे छोटी छन्नी मैंने क्या बोला 75 माइक्रोन की होती है, ठीक है ना। तो सबसे नीचे वाली मान लीजिए कितनी की, 75 माइक्रोन की है, 0.075 mm की है, 0.075 mm की है, ठीक है ना। ऊपर सबसे बड़ी कौन सी है, 4.75 mm की है। तो जो इस सी पर पार्टिकल अटक गए कुछ, और जो इसमें से निकल गए उनका हमें क्या करना है, आगे सेडिमेंटेशन एनालिसिस करना है। कुछ जिसमें चिपक गए उसमें से हमें क्ले पार्टिकल अलग करने के लिए, क्योंकि क्ले पार्टिकल छोटे हैं, तो छोटे हैं तो नीचे जाने चाहिए, लेकिन कुछ क्या होता है कि इधर ही जो रेत होती है, सैंड होती है, थोड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, उन पर चिपक जाते हैं, तो हमें वो भी प्राप्त करना है। तो हम उसे, ये लास्ट छन्नी, इसको हम वॉश करेंगे, धुलेंगे। कैसे धुलेंगे, पानी से धुलेंगे, तो पानी से भी क्या पता वो ना छूटे। तो 2 ग्राम पानी में क्या मिलाते हैं, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ये भी आता है क्वेश्चन कि पानी में क्या मिलाते हैं ऐसा जिससे आप जो है लास्ट छन्नी को वॉश करते हैं। वॉश करने का पार्टिकल अलग निकाल देते हैं, उसके बाद उन पार्टिकल को गर्म करते हैं, हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, उनका सूखा चूरा निकाल लेते हैं, ड्राई, बिल्कुल ड्राई, उसका वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल, इस जो वेट किया आपने अलग से, जो सूखा करने के बाद जो आया, सॉइल के जो कण आए, मिट्टी के जो कण आए, इनका आप क्या करोगे, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करोगे नेक्स्ट पॉइंट में। अगला टॉपिक है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। इट इज डन फॉर द सॉइल फ्रैक्शन हैविंग साइज लेस देन 0.075 mm, है ना, जिससे छोटे हो तो उनके लिए करते हैं, बताया मैंने आपको। सॉइल फ्रैक्शन हैविंग साइज लेस देन 0.2 माइक्रोन कैन नॉट बी एनालाइज इवन बाय sedimentation. For them special technique like x-ray and diffraction and electron microscopy is used, ठीक है। सॉइल फ्रैक्शन हैविंग साइज लेस देन 0.2 माइक्रोन, 0.2 माइक्रोन से भी कम, 0.75 तो के 0.2 माइक्रोन से भी कम, वो ऐसे साइजेस सेडिमेंटेशन एनालिसिस से भी नहीं हो पाते हैं, उनके लिए फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन ही करना पड़ता है। तो अगर कायदे से बात करें अगर हम कि फाइन एनालिसिस कितने से कितने साइज तक के लिए होता है, तो आप बोलेंगे 75 माइक्रोन से 0.2 माइक्रोन तक ही होता है, 0.2 माइक्रोन से नीचे सेडिमेंटेशन एनालिसिस नहीं हो सकता है, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। एंटायर सेडिमेंटेशन एनालिसिस बेस्ड ऑन द स्टोक्स लॉ। अब सेडिमेंटेशन एनालिसिस जिस प्रिंसिपल पर आधारित है उसे कहते हैं स्टोक्स लॉ। अभी स्टोक्स लॉ है क्या वो देखना है बेसिकली, बहुत डीप में हम नहीं जाएंगे इसमें, बट हमको पता होना चाहिए स्टोक्स लॉ होता क्या है, ठीक है। ये फ्लूइड के लिए होता है बेसिकली, फ्लूइड में जो कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है उसके लिए होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी इसे हम पढ़ते हैं स्टोक्स लॉ को, ठीक है। तो वो चीज़ हम अभी देखते हैं। जस्ट वेट, टेक अ पॉज। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आती हो तो हम इंट्रैक्शन क्लास ले लेंगे, उसमें आप पूछ लेना, या फिर आप इंडिविजुअली भी मुझे पूछ सकते हो कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, ये आप समझा दीजिए, या फिर ये आप जो है बिल्कुल समझ में नहीं आया। कोई पॉइंट ज़्यादा बच्चों का रहता है सेम, कि किसी को समझ में नहीं आया होता है, तो वो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में वो टॉपिक दोबारा पढ़ा दूंगा, या वो पर्टिकुलर पॉइंट आपको मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। एंटायर देखते हैं, एंटायर सेडिमेंटेशन एनालिसिस बेस्ड ऑन द स्टोक्स लॉ अकॉर्डिंग टू व्हिच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द सेडिमेंटेशन is assumed is spherical in an infinite medium, keeping all the factor constant is dependent upon the size of particle, ठीक है ना। तो क्या कहना चाह रहा है, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन का अर्थ क्या होता है, शायद ये आपने शब्द पहले सुना हो, ठीक है। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए ये कोई टैंक है, कोई कंटेनर है, इसमें कोई हमने वस्तु डाली, और वो वस्तु या मैटर जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है, वो धीरे 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 इसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटी के कारण नीचे सेटल हो रहा है, धीरे 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 वो नीचे जाके इसके तले पर, इसके सतह पर जाके वो डिपॉजिट हो गया, ठीक है। इसे इसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है ना। अभी सॉइल की बात कर रहे हैं, तो सॉइल का जो पार्टिकल हमने एज्यूम किया स्फेरिकल है, इस तरह से है, ठीक है, बिल्कुल बॉल की तरह है। अब ये नीचे इस तरह से ट्रैवल कर रहा है एक वेलोसिटी के साथ, ठीक है ना। इसको सेटलिंग वेलोसिटी वीएस कहते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये पार्टिकल है ये डिपेंड करता है कितने स्पीड से ये ट्रैवल करेगा, नीचे जाएगा, डिपेंड करता है किस पे, साइज पे, डी। डी क्या है पर, डायमीटर पार्टिकल है, साइज ऑफ दी पार्टिकल। जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ज़्यादा इसमें ग्रेविटी फोर्स लगेगा, उतना ज़्यादा ये तेज़ी से नीचे ट्रैवल करेगा। जितना ये लाइट होगा, हल्का होगा, उतना ये बड़ा देर में ट्रैवल करेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं बेसिकली, सेटलिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू g - 1 गामा w d स्क्वायर अपॉन 18 मीटर। इसमें कैपिटल जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। नीटा इसमें क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी
एंड डी इज द साइज बता दीजिए, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 या अप्रॉक्सीमेटली 10। ठीक है, ये आपका इस तरह से सेटलिंग वेलोसिटी निकलती है। अब देखेंगे सेटलिंग वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, डी स्क्वायर के, है ना, यानी डायमीटर अगर बढ़ता है यानी वी एस, आई कैन से वी एस इजकल टू डी प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, यहाँ लिखा बी वी एस इजकल टू 0.9 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हम लिखें, नीटा 0.01 वाइज एज्यूम कर लें, ठीक है, तो सेटलिंग वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0.9 डी स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर मतलब डी बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो सेटलिंग वेलोसिटी भी बढ़ेगी। एजम्पशंस क्या है इसमें, पार्टिकल अंडरगोइंग सेटलमेंट इज एज्यूम टू बी स्पेरिकल, तो स्पेरिकल है, ठीक है। मीडियम इन विच द सेटलमेंट टेक प्लेस इज एज्यूम टू बी इनफाइनाइट, बट सेडिमेंटेशन jar has finite dimension. Okay, Stokes law is applicable for discrete settling, but the finite particle aggregate during the settlement resulting in the flocculent settling. Okay, one is they are talking about discrete settling, another is flocculent settling. ठीक है ना, discrete settling मतलब random, फ्लॉक्स, फ्लॉकुलेंट मतलब फ्लॉक्स बन जाना, ठीक है ना। ठीक है, इसमें भी देखते हैं, शेप साइज एंड मास आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द सेटलिंग। डिस्क्रीट का मतलब हो गया इसका शेप भी चेंज नहीं होता है, साइज भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, मास भी चेंज नहीं होता है, उसे बोलते हैं प्रॉपर डिस्क्रीट सेटलिंग। इसमें ये तीनों चीज़ें चेंज हो सकती हैं, उसे बोलते हैं फ्लॉकुलेंट सेटलिंग। फ्लॉक्स बन जाना मतलब कई पार्टिकल आके चिपक जाते हैं, फ्लॉक्स बन जाते हैं, तो साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। डायग्राम देखिए, आपके सामने डायग्राम आपको शो रहा होगा, ये जो गोला दिखाया आपको, ये सर्कल टाइप का, ये क्या स्फेरिकल सॉइल पार्टिकल है। ये पार्टिकल के नीचे हमने दिखा रखा डब्लू, ये फोर्स वेट, ठीक है, अपने भार के कारण ये नीचे आएगा, ये इसका वेट हो गया। ओके गुड, और ये क्या हो गया, एफ बी बायंसी फोर्स हो गया। पानी में जब कोई वस्तु डालते हैं उसको पानी एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, उसे कहते हैं बायंसी फोर्स। और एक एफ डी हो गया, अगर ये ट्रैवल भी कर रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो इसमें ड्रैग फोर्स भी काम करेगा, है ना। पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक स्पीड से आ रहा है तो इसमें एक पानी का ड्रैग फोर्स भी लगेगा जो इसे पीछे की तरफ धकेलेगा, ठीक है ना। If size of particle is greater than 0.2 mm, gravity acceleration is observed throughout settlement and constant velocity is not attained. ठीक है, ये कह रहे हैं 0.2 mm या 0.2 माइक्रोन जो भी है साइज, सबसे छोटा आप करते हो, अगर इससे बड़ा आपका जो साइज होता है, ठीक है, तो आपको फिर सेटलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। वेयर साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन दिस ब्राउनियन मोशन, अगर साइज छोटा होता है 0.2 माइक्रोन से छोटा होता है तो ब्राउनियन मोशन हो जाता है। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, ज़्यादा छोटा पार्टिकल होने से वो रैंडमली बिहेव करता है, जिग जैग पाथ फॉलो करता है। मान लीजिए टैंक है, कभी यूँ ना जाकर वो यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है पार्टिकल, उसे बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन के केस में जब रैंडम मोशन होता है पार्टिकल का, सेटल नहीं होता है प्रॉपरली, तो उस केस के लिए आप स्टोक्स लॉ को इनवैलिड मानते हैं। स्टोक्स लॉ आपका एप्लीकेबल तभी होता है जब आपका वाटर स्टेबल है, पार्टिकल जो है प्रॉपर सेटल हो रहा है, ठीक है ना, रैंडमली वो पाथ फॉलो नहीं कर रहे, देन ओनली आप बोलेंगे स्टोक्स लॉ इज वैलिड। ठीक है, यहाँ रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। सेडिमेंटेशन कैरिड बाय, मतलब सेडिमेंटेशन जो है वो दो तरीके से होता है। हमने सी एनालिसिस पढ़ लिया, अब सेडिमेंटेशन पढ़ रहे हैं। सेडिमेंटेशन दो तरीके से होता है, फर्स्ट इज पिपेट मेथड एंड सेकंड इज हाइड्रोमीटर मेथड। पहला क्या है, पिपेट मेथड है, दूसरा क्या हाइड्रोमीटर मेथड है, ठीक है, दोनों देखते हैं। व्हाट इज पिपेट? The method of preparation of soil sample is either of the method is same, वो दोनों का सैंपल प्रिपरेशन सेम है। Before preparing the soil suspension, organic matter and calcium compound present of sample of soil are removed. Okay, वो रिमूव कर देना to prevent the aggregate of solid during the settlement, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि when you prepare the sample of soil, तो कैल्शियम कंपाउंड आपको रिमूव करने पड़ेंगे, ऑर्गेनिक मैटर आपको हटाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं हटाते हैं तो आपका बाद में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, सेटलमेंट प्रॉपर नहीं होगा। इफ ऑर्गेनिक मैटर इज रिमूव्ड बाय एडिंग हाइड्रोजन peroxide H2O2 then carried out the oxidation of organic matter. Okay, this is not so important for you,
इसमें कह रहे हैं कैल्शियम कंपाउंड है तो उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक मैटर में कुछ रिमूव करना पड़ेगा। ओके, आफ्टर प्रिपेयरिंग द सस्पेंशन, सॉइल मिलाने के बाद डीफ्लॉकुलेटिंग एंड डिस्पर्सिंग एजेंट्स आर एडेड। व्हाट दे आर सेइंग, डीफ्लॉकुलेटिंग एंड डिस्पर्सिंग एजेंट आर एडेड in it in order to avoid aggregation of solids during the settlement। ठीक है, डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट मतलब क्या करेंगे, पार्टिकल आपने सस्पेंशन में कर दिए है ना, पानी में ये पार्टिकल आपके मौजूद है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, सेटल होने की वजह से ये पार्टिकल आपस में चिपक सकते हैं, पार्टिकल्स आपस में स्टिक हो सकते हैं, जिसमें ये अपना चिपक कर ब्लॉक्स बना सकते हैं, थोड़ा बड़ा साइज बना सकते हैं। तो ये चिपके ना, जिससे प्रॉपर सेटलिंग हो सके, हम इसमें क्या डालते हैं, कुछ केमिकल डालते हैं, बोलते हैं डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट। तो फ्लॉकुलेटिंग एजेंट होता है उसका उल्टा होता है ना, तो ये फ्लॉक्स नहीं बनने देता है, इस सॉइल के जो कण होते हैं उसको ये तोड़ देता है। ठीक है, कॉमनली यूज डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट रिएजेंट, ये कॉमनली यूज डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट इंक्लूड दी सोडियम सिलिकेट, सोडियम ऑक्सीडेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम पॉलीफॉस्फेट, सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट। ठीक है, मास ऑफ द डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट 1 ग्राम शो कर रहे हैं। Method, in this method 10 ml of sample is collected from the soil suspension from the fixed sampling depth of 10 centimeter at different time interval, which is further being tested for soil mass m1। ठीक है, तो 10 ml का इसमें सैंपल लेना है और आपको जो है 10 ml का जो आपको पानी लेना है, उसमें सैंपल आपका सस्पेंशन बनाना है। ठीक है, कितने डेप्थ तक, डेप्थ में आपकी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इंटरवल और डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल पर आपको क्या करना है, सैंपलिंग डेप्थ 10 सेंटीमीटर अटेन करवानी, विच इज फर्दर बीइंग टेस्टेड फॉर द मास ऑफ सॉलिड एमडी प्रेजेंट इन द वन ड्राई मेथड। साइज ऑफ द पार्टिकल भी सेटल इन द सॉइल सस्पेंशन बाय डिस्टेंस ऑफ सैंपलिंग डेप्थ, परसेंटेज फाइनल इज इक्वल टू एमडी इन 10 ml डिवाइडेड बाय कैपिटल एमडी इन 500 ml। ये सस्पेंशन में है और इसी में से एक सैंपल हमने 10 ml का लिया था, ये उसमें आपका मास है। ठीक है, percentage final concentration is equal to md over vp is equal to m capital D over v। Small md is mass of the solids in the 10 ml pipette and mass of d, देखिए यहाँ पर mass of d is equal to total mass of soil in total suspension। मान लीजिए total suspension 500 ml का है, तो इसमें 500 ml में कितने ठोस कण है, सॉलिड है, वो आपका md हो जाएगा, और इसमें से आपने 10 ml सैंपल लिया, उसमें जितने ठोस कण है आपका m स्मॉल d हो जाएगा। ठीक है ना, Vp आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ पिपेट, V वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, तो परसेंटेज फाइनल इज एक तरह से और ही कह रहे हैं, इसमें आप थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट आर आल्सो एडेड। ठीक है, डिस्पर्सिंग एजेंट मैंने बताया कि जिसमें डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट जिसमें फ्लॉक्स ना बने, वो अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो वो भी एक तरह की सॉलिड पार्टिकल हो जाएंगे, तो वो सॉइल में मिक्स ना हो, तो प्रॉपर परसेंटेज फाइनल विल बी गिवन बाय md vp माइनस m ओवर v। ठीक है ना, ये डिस्पर्सिंग एजेंट का वॉल्यूम वगैरह। ठीक है, तो m बाई vp इज इक्वल टू v बाई vp। ठीक है ना, सॉरी vp बाई v इंटू 100 डिवाइड बाई md बाई v। ठीक है, तो बेसिकली ये मास ऑफ सॉलिड ये पिपेट में, ये मास वो है जो मैंने खरीद लिया था, देख लिया था। ठीक है, आपका जो है ये डिस्पर्सिंग एजेंट, जो डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट जो आपने परचेज किया है, खरीदा है, उसमें आपने जब ऐड किया है इसको, ठीक है, तो वो सॉइल में ही मिक्स ना हो जाए, एक तरह की वो भी इम्प्योरिटी ना बन जाए, तो उसका आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा मास, तो हम इसे माइनस कर रहे हैं डिवाइड बाई टोटल। ठीक है, ये टोटल में से इसको डिवाइड कर दिया, टोटल एम कैपिटल डी मैंने क्या बोला, टोटल मास इन 500 ml सस्पेंशन। ठीक है, इस तरह से आपको फाइनल निकालना है। सेकंड मेथड विच इज वेरी वेरी फेमस, दैट इज हाइड्रोमीटर मेथड। ठीक है, इट इज डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ सस्पेंशन। ये डेंसिटी बताता है सस्पेंशन की कितना डेंस है, वही पार्टिकल का, और फिर हम डेंसिटी को रिलेट करते हैं कैसे, पार्टिकल साइज से। ठीक है ना, देखते हैं कैसे। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर इन ml इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज इट मास इन द ग्राम। ठीक है, volume of hydrometer below the center of its bulb is 50% of its total volume. Reading on the stem of hydrometer increases down scale unlike normal scale. Reading marks on the stem of the hydrometer are such that is obtained by the subtracting the form. Okay,
ये कह रहे हैं कि इस तरह से हाइड्रोमीटर मेथड होता है। ये देखिए, सी दिस पिक्चर केयरफुली। इस पिक्चर में जो आपको लेफ्ट में जो ये ट्यूब सी शो हो रही है, ये अपने आप में क्या है, एक हाइड्रोमीटर है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें एक बल्ब टाइप का है। ऊपर इसमें जो ये पतला निकला हुआ है हैंडल सा पतला, इसे स्टैम्प बोलते हैं। इस स्टैम्प पर रीडिंग है, आपको रीडिंग शो हो रही होंगी। जैसे मैं बताऊँ आपको 10, 5, 0, 5, 10 है ना, इस तरह से रीडिंग शो हो रही होगी। इसकी हाइट नीचे वाले बल्ब की एच है, इसको हमने सी पॉइंट सेंटर में दे दिया है ना। ओके, तो इस सी पॉइंट से ऊपर डेप्थ होगी H2, इससे नीचे डेप्थ होगी H2, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जो है आप रीडिंग नोट कर रहे हो, तो ये RH, ये आपकी हाइट हो गई, ये इस तरह से आप इसे नोट कर रहे हो, है ना। तो बेसिकली वाटर सस्पेंशन में एक जार में आपको इस हाइड्रोमीटर को इस तरह से डिप करना है, ओके। इसमें सॉइल सस्पेंशन निकालना है, दिस इज दैट जार। अगर ये ज़्यादा डिप हो जाता है मीन्स इसमें क्या है, सॉलिड पार्टिकल कण मतलब कम है। अगर ये कम डिप होता है यानी इसमें पार्टिकल कण ज़्यादा है। तो ये डिप कितना हो रहा है उस बेसिस पे हम पता लगा रहे हैं कि पानी में डेंसिटी कितनी है, ठीक है। आई होप आप कंसेप्ट समझ गए होंगे कैसे वर्क करता है ये, ठीक है। तो क्या थ्योरी थोड़ा देख लेते हैं। हाइड्रोमीटर एंड पिपेट मेथड आर सेम इन द प्रिंसिपल बट डिफर्स इन टर्म टेकिंग द वे ऑफ टेकिंग द ऑब्जर्वेशन। प्रिंसिपल दोनों का सेम है, सिद्धांत दोनों का सेम है, बस ऑब्जर्वेशन लेने का, रीडिंग लेने का तरीका दोनों का अलग अलग है। इन पिपेट मेथड MD कंप्यूटेड डायरेक्टली बाय कलेक्टिंग द सैंपल फ्रॉम सॉइल सस्पेंशन। सॉइल सस्पेंशन में हम सैंपल लेते थे 10 ml, उससे हमें जो है MD मिल जाता था, मास ऑफ दैट सॉइल सॉलिड्स, है ना। बट they are different time interval, but in hydrometer method MD is computed directly by noting the density of the soil suspension। यहाँ से हम जो MD निकाल रहे हैं वो soil suspension की density नोट करके निकाल रहे हैं, ठीक है। This is the formula, He is the height, effective height, sampling depth, which is H, total height of bulb is equal to half plus half H that reading की height उससे bulb के end से minus VH volume of this H helix over the A, ठीक है। What is VH? Let's see, ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो है ये VH है ना। ये आपका जिसका वॉल्यूम है दिस इज VH, और VH by 2A लिखा है यहाँ पर हाफ का, है ना। H हाइट ऑफ बल्ब है, कैपिटल H एवरी रीडिंग इज एग्जिस्ट एट दैट हाइट, ओके। ये उल्टा लिख दिया बेसिकली, दिस इज एवरी रीडिंग H और हाइट ऑफ बल्ब इज कैपिटल H, ठीक है। A इज द एरिया ऑफ जार, स्मॉल रीडिंग इज अपर साइड, है ना। स्मॉल रीडिंग अपर साइड है, नीचे नीचे रीडिंग इंक्रीज हो रही है इसमें, जिस तरह से इसका स्टैम है और ये बल्ब है ना। रीडिंग यहाँ पे कम है, यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रही है, ओके। तो डेंसिटी बढ़ेगी अगर आपका He घटेगा, यानी मतलब अगर रीडिंग नीचे आएगी He सैम्पलिंग डेप्थ घटेगी यानी आपकी डेंसिटी क्या और इंक्रीज हो रही है ना। तो RH जो वैल्यू है इट इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट इफेक्टिव हाइट, ठीक है। तो He और RH में आप जो है एक टेबल देख सकते हैं, ठीक है। टेबल आपको गिवन है, अगर आपको RH पता है तो आप इससे He निकाल सकते हैं, He पता है RH निकाल सकते हैं, ठीक है। Important point is the size of the particle that settle in the suspension by the distance of sampling He in terms of in the terms of time t is computed by diameter कितना size particle का settle हुआ वो निकालेंगे आप, E is equal to K He over T, ये important formula है, ठीक है। Percentage final corresponding to the size of the particle d that settle in the soil suspension by distance of sampling depth He is computed as follows, ठीक है। परसेंटेज फाइनल इस चीज से कैसे निकालेंगे, 1000 RH over MD into G over G minus 1। मैं रिपीट कर रहा हूँ फॉर्मूला, 1000 RH over MD ब्रैकेट में G over G minus 1। यहाँ पे G क्या है, व्हाट इज G हियर, G इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। रीडिंग लेने के बाद इसमें कुछ करेक्शंस होते हैं, कुछ एरर आ जाते हैं हाइड्रोमीटर में, तो वो हमें करेक्शंस करने पड़ते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ करेक्शन, बेसिकली 3 करेक्शंस हैं। तो आप एक बार देख लीजिए। फर्स्ट वन इज meniscus correction. Since the soil suspension is opaque in nature and it is read at top instead of bottom, है ना, right, resulting in the lower observed reading than actual reading than actual, hence positive meniscus correction
इज अप्लाइड और हैव वी हैव टू अप्लाई ओवर द ऑब्जर्व रीडिंग। क्या होता है बेसिकली, जैसे जहाँ पर आप रीडिंग ले रहे हो, अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ, जो पानी की सतह होती है उसमें सरफेस टेंशन के कारण ऊपर की जो लेयर होती है पानी की, वो बिल्कुल फ्लैट ना होकर के, प्लीज़ ध्यान दीजिए, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स एफएम में भी पढ़ा होगा, हाइड्रोलिक्स में पढ़ा होगा, कि जिस तरह का मान लीजिए आपने एक गिलास में पानी लिया या किसी जार में, मग में पानी लिया, आपने इसे फुल भर दिया, जैसे भी आपने यहाँ तक भरा, तो टॉप मोस्ट लेयर है पानी की, अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट ना होकर हल्की सी कर्व होता है इसमें, इस तरह से इसमें जो है हल्का सा एक घुमाव होता है, कर्व होता है, ठीक है। इस तरह से ये जो कर्व होता है किस वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है, तनाव की वजह से होता है। अब इस कर्व होने की वजह से जो रीडिंग आती है वो एक्चुअल नहीं आती, थोड़ा बहुत ये डिस्टर्ब हो जाती है रीडिंग, है ना, इस कर्व की होने की वजह से। तो रीडिंग जो डिस्टर्ब हो रही है उस रीडिंग को सही करने के लिए हम मेनिस्कस करेक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आर एच आपकी रीडिंग जो हो जाएगी, करेक्टेड रीडिंग, वो आर एच डैश प्लस सी एम, ओके, आर एच डैश प्लस सी एम, ओके। तो रीडिंग इज लेस देन दी एक्चुअल, ठीक है। तो रीडिंग क्या है, कम आती है जितनी उस आनी चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। सीएम क्या है बेसिकली, सीएम इज द करेक्शन फैक्टर फॉर मेनिस्कस, ओके। दूसरा करेक्शन करते हैं हम डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन में। अगर डिस्पर्जिंग एजेंट आप मिलाते हो, वो मिलाते मैंने बता दिया था आपको, क्योंकि पानी सॉरी सॉइल के जो कण है पानी में, वो एक इकट्ठे होकर जो जम जाते हैं और एक बड़ा पार्टिकल का रूप ले लेते हैं। डिस्पर्जिंग एजेंट इस सॉइल के पार्टिकल को तोड़ता है, दोबारा उस पोजीशन में लाता है, ठीक है। बस के आने से भी कुछ तरह की इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है। तो एडिशन ऑफ डिस्पर्जिंग एजेंट इन सॉइल सस्पेंशन ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन। खुद ये डिस्पर्जिंग एजेंट, ये पाउडर डालने से भी डेंसिटी अपने आप में बढ़ जा रही है, जो जितनी पहले नहीं थी उससे और बढ़ जा रही है ना। तो ये करेक्शन हमें करना पड़ेगा, तो ये करेक्शन हम करते हैं, ठीक है। आर एच माइनस सी डी, ये माइनस करना पड़ता है करेक्शन। थर्ड एंड लास्ट इज टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने की वजह से विस्कोसिटी पे फर्क पड़ता है पानी की, इसमें आप ये सैंपल को डिप कर रहे हो, डुबा रहे हो, तो आइडियल टेम्परेचर जिसमें ये आपको हाइड्रोमीटर टेस्ट करना चाहिए, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पर टेस्ट करना चाहिए। बट टेम्परेचर कई बार कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस है या 15 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको ये करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 करेक्शन आपको बेसिकली ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद बस कुछ नहीं करना है, जब हमने सारा टेस्ट कर लिया, सी एनालिसिस कर लिया, सी में हमने कोर्स सेविंग कर ली, फाइन सेविंग कर ली, फिर जो 75 माइक्रोन से जो छोटे पार्टिकल थे आपके, उनके लिए हमने क्या कर लिया, सेडिमेंटेशन एनालिसिस कर लिया, पीपेट मेथड या हाइड्रोमीटर मेथड हमने देख लिया। वो सब जब आपने परफॉर्म कर लिया, फिर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसको बोलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, ठीक है। इसमें आप जो है अलग अलग साइज के हिसाब से आप जो है ये ग्राफ ड्रॉ करते हो, ठीक है। ये आप लाइन आई आपकी, मान लो सैंपल की, ये लाइन आई, ये लाइन आई, ये लाइन आई, आएगी तो लाइन आपकी एक ही, बट जो है आपकी, मैंने मान लीजिए आपके कई सैंपल लिए, उसमें जो है आप कई सारी 3-4 लाइन आपकी आ गई। इसमें एक्स एक्सिस पर आप दिखा रहे हो साइज इन एमएम, ऑब्वियसली। तो साइज सबसे छोटा यहाँ पे क्ले का है, फिर सिल्ट का होता है, फिर सैंड का होता है, फिर ग्रेवल का होता है ना। तो इस तरफ से यहाँ पे बढ़ रहा है, इस तरफ ये थोड़ा सा आपका छुप गया है, मैं दिखा देता हूँ। ये है आपका वाई एक्सिस में आप दिखा रहे हो परसेंटेज फाइनर, ठीक है, यहाँ परसेंटेज फाइनर आप दिखा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह आप पता लगा सकते हो कि सॉइल आपकी कैसी फाइनर है, कोर्स है, ठीक है, कैसी सॉइल है, इस ग्राफ से पता लगाता है। मैं देखिए मान लीजिए ये ऐसा, इस तरह से आपका ये लाइन है, ए लाइन, ये खड़ी लाइन एक तरफ से है ना, इस तरह से ये इंक्लाइंड नहीं है, तो इसमें क्या है कि क्ले के पार्टिकल ज़्यादा हैं, एक ही साइज के पार्टिकल इसमें ज़्यादा हैं, इसलिए किसको कहते हैं पुअरली ग्रेन सॉइल, मतलब बेकार सॉइल, पुअर सॉइल। क्यों कह रहे थे पुअर सॉइल, बिकॉज इसमें सिर्फ क्ले के पार्टिकल है, यहाँ से शुरू हो रही है, यहीं पे खत्म हो जा रही है, यानी इतना, इसको नीचे ड्रॉ कीजिए, सॉरी। तो इस क्ले के ही साइज के यहाँ पे पार्टिकल मौजूद हैं। दूसरी सॉइल यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ तक जा रही है ना, देखिए ध्यान से। तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक के साइज के पार्टिकल मौजूद हैं। ये कौन सी सॉइल होगी, इसलिए बोलते हैं वेल ग्रेडेड, मतलब अच्छी सॉइल है ये। तीसरी सॉइल है ये, मान लीजिए ये लाइन है सी, ये भी पुअरली ग्रेडेड है ना, इसका साइज यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, पुअर है ये भी। एक सॉइल है जो इस तरह से आई, ऊपर उठी, फिर थोड़ी सी फ्लैट हो गई, फिर ऐसे उठ गई, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, एक सॉइल ऐसी है जो यहाँ से इस तरह से ऊपर उठ रही है, फिर फ्लैट हो रही है, फिर ये ऊपर जा रही है इस तरह से। तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ साइज के पार्टिकल इस रेंज के हैं, कुछ साइज के पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक रेंज के हैं, फिर कुछ साइज के पार्टिकल यहाँ पे हैं। इसे बोलते हैं गैप ग्रेडेड, मतलब इस रेंज से इस रेंज के पार्टिकल क्या है, मिसिंग है यहाँ पर, इसे बोलते हैं गैप ग्रेडेड सॉइल, है ना।
तो ये एक बार आप ऐसे ही जरा 1-2 मिनट इसको देख लीजिए कर्व को, तो आपके दिमाग में बैठ जाए कि व्हाट इज वेल ग्रेडेड, व्हाट इज पोरली ग्रेडेड। ये चलते हैं। तो कुछ नहीं, थोड़ा सा बस थ्योरी बची है। फॉर द कोर्स ग्रेन सॉइल सर्टेन साइज ऑफ पार्टिकल हायर सिग्निफिकेंट देन other size of particle like D10, D30, D60 as they help in the analysis of characteristics of the particle size distribution curve. Okay, फिर कुछ पैरामीटर हम स्टडी करते हैं। एक होता है D10, एक होता है D60, एक होता है आपका D30। D10, D60 एंड D30। ओके, ये नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको अभी जल्दबाजी में स्किप नहीं करना चाह रहा इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम D30, D10, D60 को समझेंगे होता क्या है, फिर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU को समझेंगे, फिर कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC को समझेंगे। हालांकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 5 मिनट का रह गया है, बट वी विल सी दिस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यहाँ तक हमने ये आपका सेडिमेंटेशन एनालिसिस और आपका सेव एनालिसिस पढ़ लिया। ओके, okay, fine, then we are stopping here with this lecture. Okay, so thank you all.